आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात बर्ड फ्लू, उसके प्रिकॉशंस और चैलेंजेस की। जी हां, इन दिनों हर तरफ बर्ड फ्लू की बात हो रही है। अभी कोविड-19 पैंडेमिक से निजात भी नहीं मिल पाई है कि बर्ड फ्लू के वायरस का खौफ मंडराने लगा है। बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा एक जूनोटिक बीमारी है जो ज्यादातर जानवरों में पाई जाती है। कभी कभी इसका इन्फेक्शन इंसानों में भी देखने को मिलता है। यह इन्फ्लुएंजा दरअसल एक तरह का वायरस है जो चिड़ियों में हवा के जरिए एक दूसरे से फैलता है। इसी मौजू पर इन्फेक्शन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर चंचल भट्टाचार्य जी और जूनोटिक एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राहुल पवार जी। आप दोनों का अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। नमस्कार। वेलकम टू द स्टूडियो डॉक्टर्स। तो ये बर्ड फ्लू को लेकर के काफ़ी पैनिक हो रहा है, लोगों में काफ़ी डर है और कई तरह के मिथ्स भी हैं जिसकी वजह से कि डर फैल रहा है। तो आपके ज़रिए लोगों को अवेयर करना चाहेंगे, इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर पवार कि आखिर ये बर्ड फ्लू है क्या? बर्ड फ्लू एक तरीके का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि पक्षियों में जनरली होता है, लेकिन कुछ इंस्टेंस में ऐसा पाया गया है कि ये क्रॉस करके ह्यूमन पॉपुलेशन में भी गया है। लेकिन भारत में 2006 से लेके आज तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि ये वायरस ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ हो। हाँ, बर्ड्स टू बर्ड्स इसका बहुत तेज़ी से प्रसार होता है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है और हाई मॉर्टेलिटी कॉज करता है। और जो इसकी डायग्नोसिस होती है इसमें हम स्ट्रेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी। तो जो लैब की रिपोर्ट्स होती है उसमें अभी तक जो भी स्ट्रेन भारत में पाई गई है 2 या 3 टाइप की स्ट्रेन पाई गई है जी। इसमें जो अभी दिल्ली में खासकर जो बर्ड फ्लू की स्ट्रेन पाई गई है एवियन इन्फ्लुएंजा H5N8 है, जो कि बर्ड्स में तो हाईली पैथोजेनिक है लेकिन इसके बहुत कम चांसेस है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में ये ट्रांसफ़र हो जाए जी। और कुछ स्टेट्स में H5N1 भी है, उसमें थोड़ी सी और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी तक मैं आपको क्लियरली कह दूं कि अभी तक भारत में ऐसा कोई भी केस भारत में पाया नहीं गया है जो ह्यूमन में एवियन इन्फ्लुएंजा जो बर्ड फ्लू कहते हैं उसकी कोई रिपोर्ट हो। तो आप निश्चिंत होके रह सकते हैं। अभी तक जो भी लैब रिपोर्ट्स हैं, जो कंडीशन भारत में इस अंडर कंट्रोल, तो ऐसे पैनिक होने की, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि कम से कम इंडिया में बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ह्यूमन में अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है बर्ड फ्लू की। डॉक्टर भट्टाचार्य, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई एक पैटर्न देखा जाता है, क्योंकि पहले भी देखा गया है इंडिया में बर्ड फ्लू, तो इस समय पर ही ये बर्ड फ्लू देखने को मिलता है? बिल्कुल। इस सिलसिले में ये बताना चाहूँगा, बर्ड फ्लू बेसिकली इंडिया में फैलती है माइग्रेटरी बर्ड्स की मूवमेंट के ऊपर जी। माइग्रेटरी बर्ड्स जो हमारे इंडिया में आते हैं वो बेसिकली साइबेरिया, मंगोलिया और चाइना से आते हैं जी। तो वो जब इंडिया में एंटर करते हैं, अक्टूबर-नवंबर में वो इंडिया में एंटर करते हैं, उस टाइम वो बर्ड्स के साथ साथ वायरस भी हमारे देश में आ जाता है। और ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है ये बेसिकली जो वाटर बॉडीज है वो वाटर बॉडीज में जाते हैं। वाटर बॉडीज में जो लोकल बर्ड्स है जैसे डक्स है तो उसमें ये वायरस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसी टाइम डक्स में ये बीमारी हो जाती है और मोर्टेलिटी भी हम देख सकते हैं। इसी जो ये मोडस ऑपरेंडी वायरस का स्प्रेड का यही है, हर साल इसी टाइम में वायरस इंडिया में आ जाता है ये माइग्रेटरी बर्ड्स के थ्रू और धीरे धीरे बीमारी स्प्रेड अप करते हैं जी। तो ये हमने 2006 से जो स्टडी किया है तो पैटर्न यही है जी। हर साल यही पैटर्न है। 2016 में 2016 में दिल्ली में जब बर्ड फ्लू हुआ था सेम पैटर्न में यहाँ पे वही समस्या का सामना करना पड़ा हमें जी। डॉक्टर पवार, तो हर साल देखने को ये मिलता है, तो कितना सीवियर या कितना थ्रेट इससे होता है अगर इस साल की बात करें और अगर इसकी तुलना हम पिछले सालों से करें तो? पिछले सालों की तुलना में इस बार बर्ड्स के लिए थ्रेट थोड़ा ज़्यादा है जी, क्योंकि ये पहली बार
पाया गया है कि ऑलमोस्ट 10 स्टेट्स इंडिया में बर्ड फ्लू का कंफर्मेशन हो चुका है जी। तो बर्ड्स के लिहाज से थोड़ी ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जो भी प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की की गई है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है, जिससे कि और पक्षियों में बीमारी फैलने से रोका जाए। कोई भी तरीके से ये ह्यूमन पॉपुलेशन में ना आए, तो इसके लिए थोड़ा सा और सजग होके और एक्टिवली इसमें जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसे फॉलो करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बहुत व्यापक तरीके से गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की हुई है, जिसमें बहुत यानी अच्छे तरीके से दिया गया है कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कंट्रोल एंड कंटेन कर सकते हैं जी। तो इस गाइडलाइन का नाम है द एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड कंटेनमेंट ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा 2021 जो रिसेंटली गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू हुई है। और जितने भी राज्य हैं इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इसका स्प्रेड रोक रहे हैं जी। और अभी तक ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स आई थी स्टार्टिंग में, जैसे स्टार्ट हुआ कि कौवे मरने से स्टार्ट हुआ, जैसे आपने सुना होगा राजस्थान में कौवे मर गए, फिर हिमाचल में कुछ बाहर के माइग्रेटरी बर्ड्स मर गए, दिल्ली में कौवे मरने स्टार्ट हुए। तो अभी तक ये जो बीमारी जैसे सर बता रहे थे कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स से ही आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और इस गाइडलाइंस भी होती है सभी सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा कि इस पीरियड में थोड़ा ज़्यादा तैयारी रखी जाए, थोड़ा ज़्यादा सतर्कता बरती जाए, क्योंकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ये बहुत सारे कैरियर्स होते हैं और ये जब आते हैं तो ये इन्फेक्शन कैरी करते हैं। जब ये कैरी करते हैं तो हमारे डक पॉपुलेशन को या जो वाइल्ड बर्ड्स हैं ये इनको ले लेता है वायरस। जब और जो हमारा बर्ड्स है ये मूवमेंट है, इसकी मूवमेंट हम रिस्ट्रिक्शन नहीं कर पाते हैं, तो ये जो वाइल्ड बर्ड है ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह, ये पॉन्ड टू पॉन्ड या एक रिजर्वायर टू दूसरे रिजर्वायर जाता है। तो ये अगर कोई बर्ड इन्फेक्ट हो गया जरूरी नहीं कि वो मर जाएगा, कई बार क्या होता है कि वो रिजर्वायर हो जाता है और वो इन्फेक्शन फैलाते चलता है। तो इसलिए आप पाएंगे कि इस टाइम प्रेजेंटली इंडिया में बहुत सारी जगह आउटब्रेक्स की स्थिति बनी हुई है जी। तो ये यही है कि वायरस फैल गया पक्षियों के द्वारा और ठंड में ऐसे ही थोड़ा सा कोल्ड शॉक से थोड़ा सा इम्यूनिटी कम हो जाती है पक्षियों की जी। तो इसमें ज़्यादा मॉर्टिलिटी रिकॉर्ड होने लगती है। लेकिन अभी इतनी भी ज़्यादा मॉर्टिलिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बात है, लेकिन जितनी भी सतर्कता जितनी भी सावधानी दी गई है उनको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज हम पक्षियों की जान बचाने के, क्योंकि अब देखिए हम जहाँ पोल्ट्री इंडस्ट्री होती है वहाँ एक बार इन्फेक्शन आ गया तो उसके लिए बहुत आसान होता है कंटेनमेंट करना। उसमें 0 to 1 किलोमीटर को इन्फेक्टेड जोन घोषित कर दिया जाता है और उस 0 to 1 किलोमीटर में जितने भी बर्ड्स यानी जो पोल्ट्री मार्केट होते हैं या बर्ड्स होते हैं या फार्म्स होते हैं जो पोल्ट्री मार्केट से, इन सब की कलिंग कर दी जाती है। तो इससे ये होता है कि जो वायरस है और उसकी कलिंग की जो प्रोटोकॉल है, बायोसिक्योरिटी मेजर्स हैं, वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, जिससे वो 1 किलोमीटर के बाहर वो वायरस न जा पाए। और ये बहुत फास्ट किया जाता है और जितना भी बायोसिक्योरिटी मेजर्स हैं उन सभी को फॉलो किया जाता है। जो वहाँ पे फीड होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जो बर्ड्स होते हैं उनको कल कर दिया जाता है, जो वहाँ यूज़ की जाने वाली यूटेंसिल्स हैं उनका डिसैनिटाइजेशन किया जाता है, जिससे कहीं भी कोई भी तरीके से वो वायरस वहाँ जिंदा न रहे, वो उसी जगह कंटेन हो जाए। और नेक्स्ट 1 to 10 किलोमीटर में सर्विलेंस जोन घोषित कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पशु चिकित्सालय विभाग है या उनके अधिकारी हैं वो इस पे मॉनिटरिंग करते रहते हैं रेगुलर, जो कि लंबे टाइम तक चलती है। नेक्स्ट 3 मंथ तक इसमें मॉनिटरिंग चलते रहेगी, 90 डेज तक। और अगर ऐसी कोई भी अनवांटेड अनयूजुअल मॉर्टिलिटी रिकॉर्ड होती है तो वो उसको रिपोर्ट करते हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ को और उसमें सैम्पलिंग भी होती है रेगुलर। जो सैम्पलिंग होती है उसकी फिर टेस्ट की जाती है कि बाय चांस कहीं और वायरस तो नहीं है, अगर कहीं है तो उसको फिर वहीं कंटेन करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे ही कंटेन कर करके उसको स्प्रेड को रोक दिया जाता है जी। दिक्कत आती है जो है वाइल्ड बर्ड्स, इनको कंटेनमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इनका कंटेनमेंट, क्योंकि ये आज़ाद पक्षी हैं, ये इनको कोई पकड़ नहीं सकता, इनकी कोई कलिंग नहीं हो सकती, तो इनमें मॉनिटरिंग और सर्विलेंस इसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे अभी दिल्ली में अभी कोई भी पक्षी जो पोल्ट्री मार्केट थे वो पॉजिटिव नहीं पाए गए, लेकिन जो वाइल्ड बर्ड्स हैं जैसे कौवे हैं,
पिजन है और भी जो दूसरे पक्षी हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे, ये इनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई। तो इनको वहीं जहाँ पे जो सर्विलेंस जोन बना दिया गया उसमें पूरा प्रॉपर सैनिटाइजेशन और जितनी भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट उसको फॉलो किया जा रहा है, जिससे कि वायरस का संक्रमण फैलने से रोका जाए जी। एक पक्षी से दूसरे पक्षी दूसरे से। तो जितना हम प्रिकॉशन ले सकते हैं उनको लेते हैं, और प्रॉपर डिस्पोजल, जो बर्ड्स मर भी गए हैं उनका डिस्पोजल बहुत अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए जी, जिससे कि वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना बन जाए दूसरे पक्षियों के लिए। जी जी। तो आपने बताया कि केंद्र सरकार किस तरह से कदम उठा रही है, क्या रोकथाम, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे कि स्प्रेड को रोका जा सके। डॉक्टर भट्टाचार्य, इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कि काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो उन स्टेट्स में ऐसा क्यों है और किस तरह से वहां पर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इसको रोकने के? इंडिया में जो स्टेट्स में ज़्यादा पोल्ट्री इंडस्ट्री में ये इफेक्ट आए हुए हैं बर्ड फ्लू का, मैं ये बताना चाहूँगा, वहाँ पे इंटेंसिव पोल्ट्री फार्मिंग होती है, ठीक है ना। वहाँ पे एक जगह में पोल्ट्री पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट क्या होता है, जब एक फार्म में आउटब्रेक हो जाता है ना, तो बहुत जल्दी वो दूसरे फार्म में भी पहुंच जाता है। पहुंचने के लिए बहुत सारे कैरियर्स हैं। इनिशियली जब बीमारी होती है तब हमें भी नहीं पता होता है ये बर्ड फ्लू है और क्या है, अचानक लोग थोड़ा घबरा भी जाते हैं। तो उसी टाइम में मान लीजिए कोई व्हीकल के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं उसके माध्यम से एक दूसरे फार्म से स्प्रेड अप हो जाता है। तो बेसिकली यही प्रॉब्लम है और ह्यूज मोर्टेलिटी होती है। लेकिन एक बार जब बर्ड फ्लू की सैंपल लेके हम वहाँ पे कंफर्म कर देते हैं ये H5N1 है नहीं तो H5N8 है, तब इमीडिएटली डॉक्टर साहब ने जो बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंट्रोल एंड कंटेनमेंट प्लान है, एक्शन प्लान जिसको कहते हैं हम, एक्शन प्लान 2021 के मुताबिक हम लोग इमीडिएट एक्शन लेते हैं। वो एरिया को, जैसे जहाँ पे पोल्ट्री फार्म है, जहाँ पे आउटब्रेक हुआ है, वो एरिया को हम कॉर्डन कर देते हैं, 1 किलोमीटर की वो हम जोन बना देते हैं। जोन बना के इमीडिएटली हम कॉलिंग ऑपरेशन वहाँ पे शुरू करते हैं। कॉलिंग ऑपरेशन क्या है? कॉलिंग ऑपरेशन ये है, जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म है, कमर्शियल पोल्ट्री फार्म में जितने पोल्ट्री है वो सभी को हम मार देते हैं, ठीक है ना। वी आर किलिंग देम, तो मार देते हैं। मारने का बाद उनको प्रॉपर्ली बरियल की प्रोसीड्योर है, नहीं तो बर्निंग की प्रोसीड्योर है, वो भी एक्शन प्लान में दिया हुआ है। उसी तरह से हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, सो दैट जो वायरस उसमें है वो दूसरे जगह में स्प्रेड अप ना हो। तो फिलहाल जहाँ जहाँ पे इंडिया में जो स्टेट्स में बर्ड फ्लू की आउटब्रेक हुआ है, हर जगह में इसी तरीका से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कंटेनमेंट कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सक्सेसफुली हम यह काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर पवार, अगर हम इंडियन सोसाइटी देखें तो काफ़ी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। लोग अपने घर में गाय भैंस पालते हैं, मुर्गियां पालते हैं, बर्ड्स को भी पालते हैं। तो कितना थ्रेट है, या फिर किस तरह से प्रिकॉशंस उठाने चाहिए, या किस तरह के सिम्टम्स अगर दिखाई दे, अगर पोल्ट्री फार्म्स है तो फिर कहाँ जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक्चुअली जो पोल्ट्री फार्म्स हैं इन्हीं में ज़्यादातर ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है, और साइंस सिम्टम्स जो होते हैं इसमें ऑब्जर्व भी हो जाते हैं। इसमें साइनोसिस ऑब्जर्व हो जाती है वेटल्स में, और इसके अलावा कुछ बर्ड्स बिना असिम्प्टोमेटिकली डेथ हो जाती है। तो इसका कंफर्मेशन करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो भारत में एक लैब इसी के लिए, केंद्र सरकार की एक लैब है भोपाल में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेस, वहाँ पे इसके सैंपल्स भेजे जाते हैं। तो जैसे ही कहीं पोल्ट्री फार्म ओनर को ऐसा कोई शक होता है कि भाई बहुत सारी बर्ड्स मर रही है या एकदम से सिम्टम्स को दिख रहे हैं, तो वो नियरेस्ट जो भी वेटनरी हॉस्पिटल्स है या डिस्पेंसरी है वहाँ जाके संपर्क कर सकता है। तो उससे ये होता है कि वहाँ जो डॉक्टर होगा वो विज़िट करेगा, और जैसे ही उसको लगेगा कि बर्ड फ्लू के लक्षण दिख रहे हैं तो वो उसकी सैम्पलिंग करता है। और सैम्पलिंग को बहुत उसके पूरी तरीका है कि कैसे सैंपल करना है, उसको पैक करना है और कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है। क्योंकि अगर ये बर्ड फ्लू है तो ये और किसी को ना फैले, और कहीं ट्रांसपोर्ट करते वक्त इसमें कुछ लीकेज ना हो। तो पूरी गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करते हुए ये लैब भेजा जाता है। और लैब जो होती है बहुत जल्दी, जितना जल्दी रिपोर्ट दे सके उतनी तेज़ी से रिपोर्ट देती है। तो अभी भी जो लैब है बहुत तेज़ी से रिपोर्ट दे रही है ऑल ओवर इंडिया, और उनके पास वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है ऐसे टाइम में, लेकिन वो जितने तेज़ी से रिपोर्ट दे सकते देते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, टाइम, जितने तेज़ी से कंफर्मेशन आता है उतने ही तेज़ी से वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं, वो जो पशुपालन विभाग है, उतनी तेज़ी से एक्शन प्लान के
मुताबिक वो काम करता है और उसको कंटेन करने की पूरी कोशिश करता है कि वो वायरस को कंटेन किया जाए। तो इसका बहुत आसान तरीका यह है कि अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिखें जो बर्ड फ्लू से रिलेटेड हैं, कई बार होता है कि बर्ड फ्लू के सिम्टम्स न भी दिखें, उस केस में भी आपने पशु चिकित्सक से जांच करवानी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ने पर पशु चिकित्सक उसके सैंपलिंग करता है, उसको डिस्पैच करता है और रिजल्ट आने के मुताबिक वो आगे का जो भी कार्रवाई वो करता है, जिससे कि वो वायरस फैले ना, क्योंकि इस वायरस का एक ही है कि बहुत तेजी से फैल जाता है जी। तो उसको कंटेन करना बहुत जरूरी है। तो सैम्पलिंग का क्या प्रोसीजर रहता है, क्या इसमें कितना खर्चा आता है या किस तरह से किया जाता है अगर कोई करवाना चाहे तो? सैम्पलिंग में बेसिकली देखिए, सैम्पलिंग में जो हमारे जो गाइडलाइंस है उसी के मुताबिक हम सैम्पलिंग करते हैं। खर्चे की बात जो आती है वो हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है, हम ही लोग उसकी इनकार करते हैं। उसमें जो प्राइवेट पार्टी है उसको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो हम 3 तरह की सैम्पलिंग करते हैं। देखिए, एक तो क्लोआकल सैंपल हम भेजते, एक ट्राकियल सैंपल हम भेजते, एक सीरम सैंपल भेजते। तो उसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे एकदम प्रॉपर गाइडलाइंस उसमें आधारित है। वो गाइडलाइंस की मुताबिक ही हम सैंपल भेजते हैं। तो बेसिकली जब कोई भी अनयूजुअल मोर्टेलिटी होती है, मतलब अचानक कोई पक्षियों की डेथ हो जाती है, तो हमारी टीम वहाँ विजिट करते हैं। हमारी टीम वहाँ विजिट करके इमीडिएटली वहाँ से सैंपल कलेक्शन करते हैं। सैंपल कलेक्शन करके एज अर्ली एज पॉसिबल हम लेबोरेटरी में भिजवाते हैं। टाइम इज अ बिग फैक्टर। यहाँ पे टाइम जितनी जल्दी हम एक्ट कर सके इतनी जल्दी हो सकती है। नंबर 2 जो होता है वो है रूटीन सैम्पलिंग। जैसे वाटर बॉडीज है, अलग अलग वाटर बॉडीज है, वहाँ पे कुछ डार्क्स है मान लीजिए, वो डार्क्स का रूटीन सैम्पलिंग होता है। ट्रैकियल सैंपल, क्लोआकल सैंपल हम लेके रूटीन सैम्पलिंग में भेज देते हैं। अगर कोई सस्पेक्टेड रिजल्ट हमारे पास आए तो हम इमीडिएटली एक्ट करते हैं उसी के मुताबिक। ठीक है ना जी। जी डॉक्टर पवार, आपने बताया कि अगर बर्ड्स में या मुर्गियों में जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उसमें अगर सिम्टम्स दिखाई दें तो किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम इन जनरल जूनोटिक डिजीज़ की बात करें तो दूसरे एनिमल्स अगर हैं, अगर हम बात करें तो उनमें किस तरह के किसी तरह के सिम्टम्स दिखाई दें, किस तरह के सिम्टम्स दिखाई दें तो कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जो बर्ड फ्लू है इसमें जो अभी तक की रिपोर्ट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें ये बाकी स्पीसीज में तो ट्रांसफर नहीं होता है। ह्यूमन में ट्रांसमिशन इसका पाया गया है, लेकिन बाकी जो स्पीसीज हैं अदर देन बर्ड स्पीसीज, इसमें इसका कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिशन कहीं भी रिपोर्टेड नहीं है। हाँ, लेकिन ह्यूमन में कुछ केसेस थे जो 1997 में रिपोर्ट किए थे हांगकांग में एंड चाइना में, उसके बाद कुछ जगह जहाँ कुछ मॉर्टेलिटी हुई, लेकिन अदरवाइज और अदर स्पीसीज को ट्रांसफर नहीं करता है। तो जो बाकी आपके गाय हैं, भैंस हैं या फिर बकरियां पाल रहे हैं, शिप पाल रहे हैं, गोट पाल रहे हैं, इनमें ये बीमारी ट्रांसफर नहीं होती है जी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे बाकी एनिमल्स में ट्रांसमिट नहीं होती है और ह्यूमंस को भी इससे अभी फ़िलहाल तो कोई खतरा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि किसी को बाय चांस अगर हो भी गया हो कहीं, तो ऐसा भी कोई केस नहीं है कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता हो। जैसे आप देखते हैं कोरोना में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, लेकिन ऐसी कहीं रिपोर्ट नहीं है कि बर्ड फ्लू का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है जी। तो इतना बहुत तेजी से नहीं होता है और अभी तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट भी नहीं है भारत में जी। तो जैसे कि डॉक्टर भट्टाचार्य, हम बात कर रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म्स में खास तौर पर देखा जाता है बर्ड फ्लू स्प्रेड होता है, तो किस तरह के स्टेप्स या मेजरमेंट लेने चाहिए कि प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेने चाहिए कि जिससे कि रोका जा सके, स्प्रेड ना हो? मैं इस सिलसिले में ये बताऊंगा, पोल्ट्री फार्म जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म होता है, बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म होता है, वहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ को देखना चाहिए वो है बायोसिक्योरिटी मेजर। बायोसिक्योरिटी मेजर क्या होता है? जो प्रोसीड्योर के मुताबिक बाहर के इन्फेक्शन से हमारे फार्म को हम बचा सकते हैं। उसमें क्या है, जैसे पोल्ट्री फार्म की एंट्री है, पोल्ट्री फार्म की एंट्री से कोई व्हीकल्स आते हैं जो फीड लाते हैं, जो चिक्स लाते हैं, मेडिसिन लाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक हमने जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे पानी डाल देते हैं। पानी में पोटेशियम परमांगनेट हम दे देते, जो गाड़ी उससे गुजरते हैं ना, वो गाड़ी की जो टायर है, टायर उसके कॉन्टैक्ट में आके डिसइंफेक्शन हो जाता है। नंबर 2 पोल्ट्री फार्म में अननेसेसरी मूवमेंट, मतलब बाहर के लोगों को आना जाना, ये हम टोटली बंद कर देते, ये बिल्कुल अलाउ नहीं करते हम। ठीक है ना। क्या होता है, बाहर से कोई लोग पोल्ट्री फार्म में अगर अचानक आ जाएंगे तो उनके माध्यम से पोल्ट्री फार्म में इन्फेक्शन फैल सकते हैं, तो वो अलाउड नहीं है। नंबर 3, मान लीजिए पोल्ट्री फार्म में अलग अलग शेड होता है,
एक शेड में जो आदमी काम कर रहा है, जो लेबर काम कर रहा है, उसको दूसरे शेड में काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है हम देखते हैं, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड भी है हमारे पास, मान लीजिए शेड नंबर 1 में जो काम कर रहा है वो अचानक शेड नंबर 2 में काम किया है, इसके वजह से ही शेड नंबर 1 से शेड नंबर 2 में कोई बीमारी फैल गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बर्ड फ्लू, बट इन जनरली बीमारी के बारे में कह रहा हूँ, और भी बहुत सारी बीमारी है। तो ये रोकथाम के लिए एकदम कंपार्टमेंट मुताबिक हमें स्टेप लेना चाहिए जी। और बायोसिक्योरिटी मेजर हम जितना बढ़िया तरीका से पोल्ट्री में मेंटेन करेंगे वो बढ़िया रहेगा। नंबर 3 में एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा, जो डॉग्स है, बाहर से जो डॉग आते हैं, कुत्ते जो आते हैं ना, कुत्ते को पोल्ट्री फार्म की प्रीमाइसेस के अंदर में अलाउ नहीं करना चाहिए। इसीलिए कुत्ता का जो मूवमेंट होता है, जो स्कैवेंजर डॉग्स होता है, वो बाहर में घूमते रहते हैं, वो बहुत सारे गंदगी कभी पोल्ट्री फार्म के अंदर में लेके आते हैं, तो इन्फेक्शन उसी तरह से भी स्प्रेड हो सकता है। तो बायोसिक्योरिटी मेजर जो है, बायोसिक्योरिटी मेजर को एकदम टॉप लेवल में हमें रखना चाहिए जी। तो बहुत बाकी नंबर 4 में ये पॉइंट्स में मैं आना चाहूँगा, जो पोल्ट्री की जो पीरियोडिकल वैक्सीनेशन होता है, पोल्ट्री की पीरियोडिकल वैक्सीनेशन कराना चाहिए, मल्टीविटामिन देना चाहिए, फिर डिवर्मिंग कराना चाहिए। इस तरह की जो स्टेप्स है, वो जो वेटनरी डॉक्टर है, पशु चिकित्सक जो है, वो जिस तरह से गाइड करेगा, इस तरह से वो अगर फॉलो किया जाए तो डिजीज़ थ्रेड जो है उसको हम एकदम नीचे लेके आ सकते हैं जी। तो आई थिंक कि बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि कैसे एहतियात बरते जा सकते हैं, प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं जिससे कि स्प्रेड ना हो। डॉक्टर पवार, लोगों में ये भी है कि बर्ड फ्लू की वजह से अब एग्स नहीं खाना चाहिए, या जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं चिकन कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम चिकन प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते। हाँ, हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है जी। अबाउ 70 डिग्री सेल्सियस पे हम कोई भी पकी हुई चीज़ को खाएंगे तो अगर बाई चांस वायरस है भी तो वो मर जाएगा जी। तो हमने हाँ इसमें सावधानी ये बरतनी कि कोई भी कच्ची चीज़ नहीं खानी, कोई जो चिकन है वो उसको पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए, जो अंडे हैं पूरी तरह से बॉइल्ड होने चाहिए, कि जिससे वायरस का टोटली जो अगर बाई चांस प्रेजेंस है भी, वैसे तो नहीं होता है, अगर बाई चांस प्रेजेंस है भी तो वो मर जाए, जिससे एक बार वो अबाउ 70 डिग्री पे आप उसको बॉइल्ड कर लें या कुक कर लें तो ये वायरस उस पर सर्वाइव नहीं कर पाता, तो वो एकदम सेफ हो जाता है जी। तो हमको सिर्फ प्रिकॉशंस लेने हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। हम चिकन प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खा सकते हैं लेकिन सावधानी के साथ जी। तो चिकन प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जैसे कि डॉक्टर पवार कह रहे हैं। डॉक्टर पवार, अगर हम इंडिया की बात करें तो फ़िलहाल क्या कंडीशन है, कितना बड़ा थ्रेट है ये इंडिया में, अगर कंपेयर करें बाकी कंट्री से तो कहाँ अपने आप को पाते हैं? अभी प्रेजेंट सिनेरियो में तो थ्रेट है, जैसे जो पोल्ट्री मार्केट्स हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, इसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। क्या होता है कि जैसे ही बर्ड फ्लू की केसेस आने लगते हैं तो लोग क्या होता है डर जाते हैं, तो पैनिक जिसे आप कहते हैं, पैनिक बहुत तेज़ी से फैलता है कि भाई नहीं पक्षी अगर हम चिकन खाएंगे तो हमको बर्ड फ्लू हो जाएगा, अंडा खाएंगे तो बर्ड फ्लू हो जाता है, इससे एक रॉन्ग नोशन जाता है और जो इंडस्ट्री है उससे अफेक्ट होती है जी। तो ये, और इस इंडस्ट्री से हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उनका रोजगार जुड़ा हुआ है, तो जो सरकारें हैं बहुत अच्छा काम करती हैं, उसको कंटेन कर लेती है, ये बीमारी रुक जाती है, ह्यूमंस में नहीं आ पाई है ना और आगे भी नहीं आएगी, ऐसी पूरी प्रयास सभी तरह से चल रहे हैं, लेकिन सावधानियाँ ज़रूरी है, सावधानी बरतनी चाहिए। थ्रेट है, थ्रेट किसे है? पोल्ट्री मार्केट को है, पोल्ट्री इंडस्ट्री को है, बर्ड्स को है। तो जो भी सावधानियाँ हैं, अगर छोटी पोल्ट्री इंडस्ट्री चला रहा है वो शख्स, तो उसने भी उसकी उतनी सावधानी से अपनी इंडस्ट्री चलानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है छुपाना नहीं चाहिए, इसमें सबसे बड़ी बात, अगर ऐसी कहीं मॉर्टिलिटी, अनयूजुअल डेथ रिकॉर्ड होती है तो उसने जितना जल्दी हो उतने ही जल्दी पशु चिकित्सक या जो नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं या जो सरकार हैं उससे रिलेटेड अधिकारी हैं उनसे संपर्क बनाना चाहिए जी। क्योंकि इसमें हम प्रिवेंट करके इसको अच्छे से कंटेन कर सकते हैं। इसको और फैलने के लिए छुपाने से और फैलेगा जी, तो इसको छुपाना नहीं है, बहुत अच्छे से इसको कंटेन किया जा सकता है और दूसरों के नुकसानों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर भट्टाचार्य, डॉक्टर पवार, थैंक यू सो मच, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी, स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत के लिए, उसके लिए आपका थैंक यू। थैंक यू।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आज की पेशकश में बस इतना ही। और अगर आप कोई सजेशंस हमें भेजना चाहते हैं तो ddurduspecials@gmail.com पर लिख सकते हैं। और इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।